जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के हवाले से, जो कि एक बड़ा अहम एक्ट है और रिसेंटली जो पीरा एसडीओ पीरा एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की पोस्ट आई हैं उस हवाले से भी जो है उस सिलेबस में ऐड किया गया है लैंड रेवेन्यू एक्ट। आज हम इसको टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि बड़ा आसानी से आपको बताया जाए इसमें जो अहम टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है और सिर्फ जो अहम सेक्शंस हैं जो कि आपके पेपर के हवाले से पूछे जा सकते हैं सिर्फ हम उनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो एक्ट है द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, ये 17 एक्ट था 1967 का, जो कि 7 दिसंबर 1967 को जो है वो एनेक्ट हुआ इन पंजाब उस वक्त दो थे, ईस्ट पंजाब था और वेस्ट पंजाब था। ये वेस्ट पंजाब की बात हो रही है। उसके बाद जो है कुछ इसके चैप्टर्स हैं, टोटल 15 चैप्टर्स हैं इस एक्ट के तकरीबन। इसको हम डिस्कस करें तो चैप्टर जो 1 है वो प्रिलिमिनरी है, यानी उसमें टाइटल इंक्लूडेड है, वो एरियाज जो एक्सक्लूड किए गए हैं उसके हवाले से बताया गया है और कुछ डेफिनेशंस जो अहम डेफिनेशंस हैं उनको बताया गया है। सेकंड चैप्टर डील करता है डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिवीजन्स को जो डिवाइड हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइड हुए हैं, डिवीजन्स डिवाइड हुए हैं और सब डिवीजन्स जो डिवाइड हुए हैं। उसके बाद थर्ड चैप्टर जो है वो पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर के हवाले से है, उनके अपॉइंटमेंट्स के हवाले से है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के हवाले से है और क्या क्या फंक्शंस ये रेवेन्यू ऑफिसर्स परफॉर्म करेंगे उसके हवाले से डील करता है। फोर्थ चैप्टर की बात की जाए तो जनाब साहब ये रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में है, समन का तरीकाकार क्या होगा, किस तरह से जो है वो नोटिस सर्व किया जाएगा और अरेस्ट पावर जो है वो किसको दी गई है और किस सेक्शन के तहत दी गई है, वो हम चैप्टर 4 में जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर 5 है जो कि विलेज ऑफिसर के हवाले से है, उसको डिफाइन करता है। चैप्टर 6 जो है वो बेसिकली रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के हवाले से है, जो आपके पास मलकियती हकूक होते हैं उसके हवाले से है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड के हवाले से है, अगर कोई डिस्प्यूट जो है अराइज हो जाता है उसके रेजोल्यूशन के हवाले से डील करता है। म्यूटेशन फ़ी यानी जो इंतकाल आप करवाते हैं, ट्रांसफ़र करवाते हैं, परचेज करते हैं, उसमें जो म्यूटेशन फ़ी होती है, इंतकाल फ़ीस होती है, उसके बारे में है। पेनल्टी के हवाले से है, अगर कोई पेनल्टी आपको लगती है तो उसके हवाले से है। और गवर्नमेंट राइट्स यानी माइन एंड मिनरल की बात की गई है कि अगर उस ज़मीन में से कुछ ऐसे मादनियात निकल आते हैं तो वो गवर्नमेंट के जो है वो राइट्स में आएंगे। 7 चैप्टर की बात करें तो असेसमेंट ऑफ लैंड के हवाले से है, सेस जो कि एक्स्ट्रा टैक्स जो लगाया जाता है, आया कि कौन सा लैंड जो है वो इसमें से एग्जम्प्ट किया जाएगा या किस लैंड को जो एग्जम्पशन नहीं होगी वो इसमें बताया गया है। जनरल असेसमेंट प्रोसीजर जो है वो बताया गया है। उसके बाद चैप्टर 8 है जिसमें कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू है, हाउ टू कलेक्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड है, कॉस्ट कौन डिटरमाइन करेगा, किस तरह से डिटरमाइन की जाएगी, एरियर्स क्या होते हैं जो आपके बकाया जात हैं, रिकवरी ऑफ एरियर्स किस तरह से की जाएगा और ट्रांसफर ऑफ लैंड जो है या एरियर्स जो है वो किस तरह से किए जाएंगे। उसके बाद चैप्टर 9 है जो रिकवरी के हवाले से है, आपके एरियर्स की रिकवरी के हवाले से है। और उसके बाद जो सर्वे है जिसमें खसरा नंबर वगैरह आ जाता है, किसको एम्पावर होगा टू सर्वे, बाउंड्री सेटलमेंट कौन करेगा और किस तरह से होगी और कंपनसेशन जो है वो किस तरह से होगी, ये चैप्टर 10 में जो है वो बताया गया है जो कि सर्वे ऑफ बाउंड्री से डील करता है। चैप्टर 11 की बात करें तो पार्टीशन ऑफ लैंड के हवाले से है, मुश्तरका खाता जात की जो तकसीम है वो किस तरह से की जाएगी। अब रिसेंटली भी पंजाब का एक इनिशिएटिव था जो मुश्तरका खाता है उसको ऑटोमेटिकली जो है वो तकसीम किया जा रहा था, या आप भी एप्लीकेशन देके तकसीम करवा सकते हैं। तो चैप्टर 11 उसके हवाले से है। चैप्टर 12 जो है वो आर्बिट्रेशन, नॉमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स और अवार्ड के हवाले से है। अगर आप कोई लीगल प्रोसीडिंग करना चाहते हैं तो उसके हवाले से है कि कौन इनको सुनेगा, सुनवाई कौन करेगा इनके। चैप्टर 13 जो है वो अपील, रिव्यू और रिवीजन और कुछ चीज़ों के हवाले से है जिसमें जो सेक्शंस आ जाते हैं 161 है, 162, 164 है, ये बहुत ज़्यादा अहम सेक्शंस हैं जो कि अपील, रिव्यू और रिवीजन के हवाले से है। चैप्टर 14 जो है वो सप्लीमेंट्री प्रोविजंस फराहम करता है, जबकि जुरिस्डिक्शन क्या होगी, हाउ टू एग्जीक्यूट सिविल एंड जुडिशियल ऑर्डर्स किस तरह से एग्जीक्यूट किए जाएंगे। तो कुछ ये अहम चैप्टर्स हैं जो कि इस एक्ट का हिस्सा है। अब हम इस एक्ट को जो है वो स्टार्ट करते हैं और इसमें जो सबसे पहले इस एक्ट में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको जो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेसिक लैंड यूनिट्स हैं जिसमें सबसे पहले मौजा आ जाता है या स्टेट कहा जाता है या रेवेन्यू विलेज जिसे कहा जाता है। खेवत क्या होती है, होल्डिंग या ऑनरशिप जो शेयर होता है उसको खेवत कहा जाता है। खातूनी क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ टेनेंट्स जो है जिसमें बताया गया और टेनेंट्स के हवाला दिया गया उसमें उसको जो है वो खातूनी कहा जाता है। खसरा जो है वो बेसिकली फील्ड नंबर होता है, आपका जो एरिया में क्या कहते हैं, कह लें कि लैंड है, लैंड नंबर जो है वो खसरा नंबर होता है। चक जो है तो होता है वो बेसिकली कंसोलिडेटेड एक ब्लॉक होता है। और शजरा दो तरह के होते हैं, शजरा केश्तवार जिसको विलेज मैप कहा जाता है और शजरा पार्चा जो कि कॉपी होती है उसी मैप की। ये बेसिकली नक्शा अक्स शजरा भी इसको कहते हैं जो कि पटवारियों के पास मौजूद होता है और जाके मौके पर जो है वो तयन करते हैं कि ये लैंड जो है वो किसका है।
उसके बाद कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की टर्म है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है वो हकूक़ मौजा कहा जाता है। जमाबंदी जो होती है वो रजिस्टर हकदारान ज़मीन जो है वो उस जमाबंदी में आते हैं। तमाम जो हकदारान होंगे उस ज़मीन के हवाले से उस जमाबंदी में होंगे। अगर उसके बाद म्यूटेशन रजिस्टर आता है जिसमें इंतकाल दर्ज होते हैं। खसरा गिरदावरी होता है जो कि हार्वेस्ट इंस्पेक्शन के हवाले से है। रोजनामचा वाकियाती है जो कि पटवारी डायरी कहलाती है। लाल किताब है, विलेज नोटबुक को लाल किताब कहा जाता है। तौजी रजिस्टर है जो कि डिमांड एंड कलेक्शन ऑफ जो टैक्स है या रेवेन्यू है उसके वाले से रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। और उसके अलावा जो एरियर्स नहीं देते या डिफॉल्ट कर जाते हैं, डिफॉल्टर्स का रजिस्टर होता है। मॉर्टगेजेस का रजिस्टर होता है और टेनेंट्स का रजिस्टर जो है वो अलग से होता है। रजिस्टर ऑफ नजूल या स्टेट लैंड का भी रजिस्टर जो है वो अलग होता है। रेवेन्यू ऑफिसर्स की बात की जाए तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मेन है हमारा पंजाब का। उसके बाद फाइनेंशियल कमिश्नर हैं, कमिश्नर डिवीजन है जो कि एक डिवीजन का कमिश्नर होता है। कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है। असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास आ जाते हैं जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कलेक्टर या तहसीलदार होते हैं। असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड क्लास जो है वो नायब तहसीलदार होता है। कॉनन गो जो है वो बेसिकली सुपरवाइजर होता है। और पटवारी जो है वो फील्ड रिकॉर्ड कीपर होता है। जबकि लंबरदार जो है वो हेडमैन ऑफ द विलेज होता है। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट शेयर ऑफ प्रोड्यूस, जो आप अपनी फसल उगा रहे हैं उसमें से जो आप टैक्स देंगे वो गवर्नमेंट शेयर कहलाता है जिसको लैंड रेवेन्यू कहते हैं। असेसमेंट जो है वो फिक्सिंग डिमांड है जो कि फिक्स की जाता है कि इस एरिया में से या इस लैंड से कितना रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जाएगा, उसको असेसमेंट कहा जाता है। सेटलमेंट जो है सर्वे एंड क्लासिफिकेशन कहलाता है। जबकि लगान या रेंट जो है वो टेनेंट पेमेंट होती है। आबियाना जो आप नहरी पानी इस्तेमाल करते हैं, कैनाल का पानी इस्तेमाल करते हैं जिससे करना आप अपने लैंड को इरिगेट करते हैं, जो उसके जो चार्जेस होते हैं उसको आबियाना कहा जाता है। सेस कोई एक्स्ट्रा टैक्स जो लगा दिया जाता है जैसे भल सफाई वगैरह का टैक्स है उसको सेस में आता है। सयार जो है वो मार्केट ड्यूज होते हैं। जबकि एरियर्स ऑफ रेवेन्यू सस्पेंशन, अगर कोई कह लें कि आपको सस्पेंड किया जाता है लैंड, उसके एरियर सस्पेंड किए जाते हैं तो वो सस्पेंशन में आता है। जबकि सरचार्ज जो है वो रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स कहलाती हैं। टाइप्स ऑफ लैंड की बात करें तो आबी लैंड जो कि कैनाल इरिगेटेड लैंड होते हैं उनको आबी लैंड कहा जाता है। बरानी की बात करें तो रेन फेड जो लैंड होते हैं जो बारिश के पानी से जिनकी बिजाई होती है और उसी बारिश के पानी के ऊपर ही इनकी जो क्या लेंगे फसलें काश्त होती हैं वो बरानी कहलाते हैं। चाही जो है वो वेल इरिगेटेड लैंड होते हैं। नहरी जो कैनाल इरिगेशन होती है और आप अभियाना भी देते हैं इसका। सैलाबी जो है वो फ्लड लैंड कहलाते हैं जो कि सैलाबी पानी से इरिगेट होंगे। टिब्बा जो है वो बेसिकली सैंडी लैंड होता है। जबकि बंजर कदीम जो है वो लॉन्ग अनकल्टिवेटेड लैंड को बंजर कदीम कहा जाता है। बंजर जदीद जो है वो रिसेंटली अनकल्टिवेटेड लैंड होता है। और शामलाट देह जो है वो विलेज कॉमन होता है। प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स की अगर बात की जाए तो म्यूटेशन की बात की जाएगी इस एक्ट में जिसको इंतकाल या ट्रांसफर ऑफ राइट्स कहा जाता है। पार्टीशन की बात की जाएगी जिसको तकसीम या डिवीजन कहा जाता है। कंसोलिडेशन जो चकबंदी होती है या रीअरेंजमेंट ऑफ लैंड होता है। सर्वे एंड मेजरमेंट की बात की जाएगी। डिमार्केशन जो हदूद बंदी या हद बंदी की जाती है लैंड की। हार्वेस्ट इंस्पेक्शन जो है वो गिरदावरी कहलाती है। जबकि सेटलमेंट ऑपरेशन जो है वो बंदोबस्त जो है वो कहलाता है। लीगल एंड डॉक्यूमेंट्री कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है इस एक्ट में जिसमें फ़र्द मलकियत है, ऑनरशिप एक्सट्रैक्ट कहलाता है। फ़र्द जमाबंदी है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जमाबंदी है। जबकि फ़र्द इंतकाल जो है वो म्यूटेशन का एक्सट्रैक्ट है। सनद तकसीम जो है पार्टीशन ऑर्डर होते हैं। सनद मलकियत जो है वो ऑनरशिप डीड होती है। जबकि वाजिबुल अर्ज कस्टम्स ऑफ विलेज होते हैं। जबकि हकूकल अर्जी जो है वो राइट्स ऑफ डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। कुछ एग्रीकल्चर टर्म्स हैं लाइक खरीफ क्रॉप्स होते हैं जो कि जून से अक्टूबर के दरमियान जो है वो जिनकी बिजाई की जाती है जिसमें चावल है, आपका मकाई है, कॉटन है, जूट है, शुगर केन है एंड वेरियस टाइप्स ऑफ पल्सेस, दालें वगैरह आ जाते हैं जिसमें मूंग वगैरह शामिल है। रबी क्रॉप्स की बात करें तो अक्टूबर से मई का जो है वो ये पीरियड होता है जिसमें वीट है, बार्ले है, ग्राम है, पीज है, मस्टर्ड है एंड ऑयल सीड्स है जिसमें सीसम सरसों वगैरह जो है वो आ जाता है। बटाई की बात करें तो शेयर ऑफ प्रोड्यूस एज रेंट कहलाता है। काश्तकार जो है कल्टीवेटर को कहते हैं और हकदारान ज़मीन जो है वो राइट होल्डर्स को कहा जाता है। लिहाजा हम इसको शुरू करते हैं और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके इस पीरा एक्ट के हवाले से या लैंड रेवेन्यू एक्ट में से पूछे जा सकते हैं, सिर्फ हम उनको जो है वो क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे। वैसे तो टोटल 184 सेक्शंस हैं लेकिन हम इंपॉर्टेंट सेक्शंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि व्हाट सेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 गिव्स पावर टू द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम प्रोविजंस अनसूटेड देयर टू, के गवर्नमेंट के पास ये अख्तियार है कि वो नोटिफिकेशन के ज़रिए कोई भी लैंड जो है वो एग्जेम्प्ट कर सकती है इस एक्ट से, यानी इस एक्ट में के ज़मरे से किसी भी लैंड को जो है एग्जेम्प्ट किया जा सकता है और उस वक्त तक जब तक इसका री नोटिफाई नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन 2 जो है वो इसको डील करता है।
नंबर 2 क्वेश्चन है कि विच सेक्शन डील्स विद द शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, कि ये एक्ट कब से स्टार्ट होगा, कब से इनेक्ट होगा। तो बेसिकली सेक्शन 1 है जो कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के हवाले से है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द प्रोविंस ऑफ द पंजाब एक्सेप्ट द ट्राइबल एरियाज, जो पाटा के इलाके हैं, ट्राइबल एरियाज हैं पंजाब में, वहाँ पे ये जो है वो नाफिजुल अमल नहीं किया जाएगा। इट और एनी स्पेसिफाइड प्रोविजंस देयर ऑफ shall come into operation in such area or areas and on such date or dates as government may by notification appoint in his behalf, कि जो भी डेट्स उन्होंने मेंशन की हुई हैं अपने बिहाफ के ऊपर, तब से जो है वो नाफिजुल अमल होगा। अंडर चैप्टर 1 विच सेक्शन डिफाइंस टर्म्स लाइक स्टेट होल्डिंग लैंड ओनर। चैप्टर 1 जो है वो डील करता है डेफिनेशंस को, प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशंस को। तो लिहाजा सेक्शन 4 है जो कि इनको डिफाइन करता है, स्टेट क्या होगा, होल्डिंग क्या होगी और लैंड ओनर क्या होगा। इसमें लैंड लॉर्ड को भी डिफाइन किया गया है और मुख्तलिफ और टर्म्स को भी जो है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 को। अगर सवाल आता है डेफिनेशन के हवाले से कि कौन से सेक्शन के तहत जो है वो टर्म को डिफाइन किया गया, तो आपने सेक्शन 4 बताना है। विच सेक्शन एक्सक्लूड सर्टेन लैंड्स फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द एक्ट। सेक्शन 3 जो है वो एक्सक्लूड करता है, जो भी बाय नोटिफिकेशन गवर्नमेंट उसको एक्सक्लूड कर देगी लैंड को। What is the meaning of arrears of land revenue under the act? जो बकाया जात होंगे उनको जो है वो एरियर्स कहा जाएगा। अनपेड जो पेमेंट होती है या अनपेड जो रेवेन्यू होता है उसको एरियर कहा जाता है। रेवेन्यू विच रिमेन्स अनपेड आफ्टर द डेट ऑन विच इट बिकम्स पेबल, उसको जो है वो एरियर कहा जाएगा। जिस तरह बाकी जो आप फॉर एग्जांपल बिजली का बिल अदा करते हैं, तो अगर एक महीने जो आप अदा नहीं कर सकते तो अगले महीने जो है वो एरियर लग कर आ जाते हैं, तो ये एरियर्स उसी वाले से हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स which in the opinion of the board of revenue are sufficiently homogeneous to admit of a common set of rates। बेसिकली असेसमेंट सर्कल होता है कि जब आप असेसमेंट करते हैं, सर्वे करते हैं और ये तयन करते हैं कि लैंड का जो टैक्स है वो कितना एक होगा, तो उसको जो है वो असेसमेंट कहा जाता है। अगर फॉर एग्जांपल एक लैंड पर गंदम हो रही है तो उससे 1 किलोमीटर दूर भी गंदम हो रही है और सेम नेचर का लैंड है, तो वो सेम असेसमेंट सर्कल में फॉल करेगा, तो उसको असेसमेंट सर्कल कहा जाता है। एग्रीकल्चर एयर मीन्स द एयर कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से जो स्टार्ट होगा, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से, उसको जो है वो फाइनेंशियल एयर कहा जाएगा या एग्रीकल्चर एयर कहा जाएगा। इसको हम फाइनेंशियल एयर भी कहते हैं। Any erection whether of earth, stone or other material or other object or mark whether natural or artificial specified by a revenue officer having authority is called boundary mark। बाउंड्री मार्क ये होता है कि जब आप हद बंदी करते हैं और हदूद का तयन करके जो है वो कोई आर्टिफिशियल या जो नेचुरल जो है वो आप एक मार्क लगा देते हैं कि जनाब साहब ये बेसिकली डिमार्केशन है लैंड की, उसको जो है वो हम बाउंड्री मार्क कहते हैं। A person liable for an arrear of land revenue and includes a person who is responsible as surety for payment of the arrear is called। जिस बंदे ने एरियर नहीं दिए और एक टाइम फ्रेम था, उसने उसको भी जो है वो क्या लेंगे टाइम बार्ड कर दिया, तो उसको डिफॉल्टर कहा जाएगा। इरिगेटेड लैंड मींस लैंड इरिगेटेड बाय कैनाल, ट्यूबवेल, लिफ्ट इरिगेशन, स्प्रिंग, टैंक, एनी आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन अगर वो इस्तेमाल करेगा, यानी ऑल ऑफ दीज, ये तमाम अगर ये मेजर्स यूटिलाइज करेगा टू इरिगेट द लैंड, तो वो इस की डेफिनेशन में जो है फॉल करेगा। Who shall be deemed to include a supervising टप्पेदार in the Land Revenue Act 1967। टप्पेदार कौन होता है? कॉनन गो होता है, जो कि सुपरवाइज करता है इस सारे मामलात को। ये नायब तहसीलदार से जो है वो नीचे होता है, गिरदावर, कॉनन गो, उसके बाद जो है पटवारी आता है। A portion of land of which the area is separately entered under an indicative number in the record of right, इसको जो है वो सर्वे नंबर या खसरा नंबर कहा जाता है, जो कि बताता है कि ये लैंड नंबर क्या है, ये प्लॉट नंबर क्या है, ये मुरब्बा नंबर क्या है, ये किला नंबर क्या है, वो खसरा नंबर या सर्वे नंबर में आता है। Village officer means any person appointed under Land Revenue Act whose duty it is to collect or to supervise the collection of the revenue of an state and include, उसको जो है वो विलेज ऑफिसर कहेंगे। विलेज ऑफिसर कौन होता है? कॉनन गो या पटवारीज भी विलेज ऑफिसर के तौर पर होते हैं। पहले दौर में इनको जापित्स या कोटार्स कहा जाता था। रईस या लंबरदार जो है, ये तमाम जो है वो इनको विलेज ऑफिसर जो है वो कहा जाएगा और इसी डेफिनेशन में ही ये फॉल करते हैं। सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर प्रोविजन टू बी डिवाइडेड इनटू डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स, के पंजाब जो है वो कितने डिवीजन और कितने डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो डिवाइड होगा, सेक्शन 5 जो है वो डील करता है।
अंडर सेक्शन 6 अ डिस्ट्रिक्ट में बी डिवाइडेड इनटू, यानी सब डिवीजन्स में जो तकसीम किया जाएगा फर्दर डिस्ट्रिक्ट को, उसको जो है या तहसील्स बनाई जाएंगी, जैसे उनको जो है वो सेक्शन 6 जो है वो डिस्कस करता है किस तरह से आप सब डिवाइड करेंगे और तहसील्स बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द नोटिफिकेशन पावर अंडर चैप्टर 2, बेसिकली डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से चैप्टर 2 जो है वो डील करता है कि गवर्नमेंट में डिक्लेयर डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिवीजन्स बाय नोटिफिकेशन के गवर्नमेंट को जो है वो नोटिफाई करना होगा। A division under chapter 2 refers to an administrative unit comprising 2 or more districts। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे जो हमारे पास 10 डिवीजन्स हैं, 3 साउथ पंजाब के हैं जबकि 7 जो है अपर पंजाब के हैं। अगर साउथ पंजाब की बात की जाए तो बहावलपुर है, डीजी खान है, मुल्तान है, जबकि अपर पंजाब की बात की जाए तो साहिवाल है, आपका सरगोदा है, शेखुपुरा है, लाहौर है, रावलपिंडी है, गुजरांवाला है और क्या कहते हैं फैसलाबाद है। Which section allows for varying the limits or numbers of districts or divisions? कौन सा सेक्शन जो है वो इनकी लिमिट का तयन करता है? सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 जो है वो क्या कहते हैं तयन करता है। द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन वेरी द नंबर और लिमिट्स ऑफ अ डिवीजन और अ डिस्ट्रिक्ट्स। अंडर चैप्टर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। चैप्टर 3 जो है मैंने बताया था कि पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स के हवाले से है, तो इसमें देखते हैं कि कौन सी क्या कहते हैं कौन सी क्लास होती है रेवेन्यू ऑफिसर की। तो जनाब साहब जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, कमिश्नर है, कलेक्टर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड है जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार आ जाते हैं, या असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द सेकंड ग्रेड है जिसमें आपके पास नायब तहसीलदार आ जाता है। तो ये तमाम जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो कहलाएंगे। इस इन ऑप्शंस में जो मजिस्ट्रेट है वो रेवेन्यू ऑफिसर नहीं होता। विच सेक्शन गिव्स द पावर टू अपॉइंट कमिश्नर्स एंड कलेक्टर्स। सेक्शन 8 जो है वो बेसिकली आपको पावर देता है कि आप अपॉइंट कर सकते हैं कमिश्नर्स एंड कलेक्टर। सेक्शन 11 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो है वो डील करता है तहसीलदार के हवाले से कि तहसीलदार कौन होगा और किस सेक्शन के तहत जो है वो इसको तैनात किया जाएगा, उसकी पावर्स और फंक्शंस भी बताता है। जबकि सेक्शन 13 है विच सेक्शन डील्स विद सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। कौन इनको कंट्रोल करेगा, कौन सुपरवाइज करेगा। सेक्शन 13 जो है वो बताता है कि जनाब साहब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल बी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उसके बाद डेफिनेटली कमिश्नर होगा और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। सेक्शन 17 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 डील्स विद फंक्शंस ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स। क्या होंगे जनाब साहब, वो सेक्शन 17 डील करता है। एक्सेप्ट वेयर द क्लास ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स बाय होम एनी फंक्शन इज टू बी परफॉर्म्ड इज स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे बाय नोटिफिकेशन डिटरमाइन द फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट बाय एनी क्लास ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। के जो भी फंक्शंस की डिमांड की जाएगी ये परफॉर्म करने के पाबंद होंगे। लिहाजा सेक्शन 17 फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स के हवाले से है। सेक्शन 22 की बात करें तो इन चैप्टर 4 which section deals with the power of revenue officers to summon persons to give evidence and produce document। के किस बंदे को जो है वो बुलाया जा सकता है, समन किया जा सकता है और उससे मुतालबा किया जा सकता है कि आप अपने जो है वो एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस करें। तो सेक्शन 22 जो है ये पावर्स फराहम करता है। अंडर सेक्शन 21 ऑफ 1967 हु कैन अपेयर बिफोर अ रेवेन्यू ऑफिसर। कौन अपेयर हो सकता है जनाब साहब, पार्टीज बाय देमसेल्व्स अपेयर भी हो सकती हैं और उनके ऑथोराइज्ड एजेंट या लीगल प्रैक्टिशनर्स भी जो है वो कह लें कि पेश हो सकते हैं। तो बोथ ऑफ दीज आएगा, पार्टीज देमसेल्फ एंड ऑथोराइज्ड एजेंट्स। अंडर द एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट समन। समन के हवाले से जो है वो समन क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके जरिए जो है वो आप बुलवाते हैं, बंदे को पाबंद करते हैं और एक क्या कहते हैं लीगल वे होता है। समन मस्ट बी इन राइटिंग, साइंड एंड सील्ड होना चाहिए ताकि किसी और को पता ना लगे किसको बुलाया जा रहा है और किस हवाले से बुलाया जा रहा है। अंडर सेक्शन 24 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन क्या होगा, किस तरह से समन जो है वो जारी किया जाएगा। तो उसमें पर्सनली टू पर्सन भी भेजा जा सकता है, थ्रू ऑथोराइज एजेंट को भी भेजा जा सकता है और एन एडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली। अगर कोई वहाँ पर वो जिसको भेजा जा रहा है वो मौजूद नहीं है तो उसका एडल्ट मेल मेंबर को जो भी जो है वो ये दिया जा सकता है। तो ऑल ऑफ दीज आएगा। 24 जो है वो डील करता है मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स के हवाले से। Which powers allow a revenue officer to enter upon lands or premises for the purpose of measurement। के जनाब सब डिमार्केशन के हवाले से कौन सा सेक्शन डील करता है कि कौन सा अख्तियार देता है उनको जाके जो है वो मेजरमेंट करें। तो सेक्शन 30 है जो पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर है टू एंटर अपॉन एनी लैंड्स और प्रेमिसेस फॉर पर्पस ऑफ मेजरमेंट्स। बेसिकली ये प्रोसीजरल पावर है अंडर चैप्टर 4। अंडर द एक्ट द सबऑर्डिनेट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स इज डेल्ट विद इन विद सेक्शन।
इज डेल्ट विद इन विच सेक्शन, जो सबऑर्डिनेट होगा रेवेन्यू ऑफिसर का उसको सेक्शन 19 जो है वो डील करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पावर टू मेक रूल्स एज टू प्रोसीजर इज करेक्ट। पावर टू मेक रूल किसके पास होंगे, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट मेक रूल्स नॉट इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट, और ऐसे रूल्स बनाएगी जो कि कंसिस्टेंट होंगे एक्ट के साथ, ऐसे नहीं बनाएगी जो कि उसके साथ मुताबिकत भी नहीं रखते होंगे। आगे हम बात करते हैं इन द प्रोसीजरल प्रोविजंस, व्हाट डज द एक्ट से अबाउट इंक्वायरीज अंडर द एक्ट, के किसके तहत जो है वो इंक्वायरीज इनिशिएट किए जाएंगी। बेसिकली उनको जो है वो लीगल कवरेज दी गई है, बताया गया है दे आर टू बी डीम्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी। सेक्शन 27 डील करता है इंक्वायरीज अंडर द एक्ट टू बी डीम्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, और कुछ सेक्शंस हैं जो कि इंक्लूड किए गए हैं पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के, जो कि सेक्शन 193 है, 219 एंड 228 है। इसको देखते हैं कि ये क्या बताते हैं। जो सेक्शन 193 है पीपीसी का, वो ये बताता है कि पनिशमेंट फॉर इंटेंशनली गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, अगर आप जानबूझकर जो है वो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, तो आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, जो कि पनिशमेंट है विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 7 years एंड फाइन जो है या बोथ जो है वो आपके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। सेक्शन 219 है पाकिस्तान पीनल कोड का, वो कहता है कि जनाब सब जो पब्लिक सर्वेंट है वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में आता है। दिस सेक्शन क्रिमिनलाइज द एक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट करप्टली और मालिशियसली मेकिंग एन ऑर्डर, रिपोर्ट और डिक्लेरेशन दैट दे नो टू बी कॉन्ट्रेरी टू लॉ, के कोई अगर कह लें कि सरकारी अफसर इस तरह का काम करता है जो कि अगेंस्ट लॉ है, तो उसके खिलाफ भी जो है वो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि उसकी सज़ा जो है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म में एक्सटेंड टू 7 years है और विद द फाइन और बोथ है। सेक्शन 228 पाकिस्तान पीनल कोड के इसमें ऐड किया गया, जो कि बताता है कि जो कि कवर करता है डिसरिस्पेक्ट शोन टू पब्लिक सर्वेंट ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग, अगर वो जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान जो है वो जो जिसको समन किया गया है वो डिसरिस्पेक्ट शो करता है, तो उसके खिलाफ जो है वो ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि इम्प्रिजनमेंट है मे एक्सटेंड टू 6 months और अ फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़, जो उसका फ़ाइन है वो क्या कहते हैं हो सकता है, या दोनों जो है वो हो सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन भी।